सो आपको तो एक चीज पता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत वास्ट है, इज इट ट्रू? लेकिन एक चीज क्या है ना, जो हम लोग ने अब तक रिसर्च करके देखा है कि उसके लिए इंटेंशन और डिटर्मिनेशन, ये पहले तो दो चीजें बहुत स्ट्रांग चाहिए आप लोग को। इंटेंशन क्या चाहिए कि मुझे अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, बस एक ही इंटेंशन चाहिए, मुझे सोल को इवॉल्व करना है। वो इंटेंशन से अगर आप पीएलआर करोगे तो बेटर है। इंटेंशन अगर मैनिफेस्टेशन का होगा तो आपकी चेतना कभी भी गिर सकती है और कभी भी पास्ट लाइफ की तांत्रिक फाइल्स एक्टिवेट हो सकती है। ये चीज आप संभल लेना करके, राइट? मतलब कोई इंसान ये कहे डॉक्टर को कि मुझे लिवर सिरोसिस हुआ है और आप ऑपरेट कर लो, मेरा वो फैटी लिवर को निकाल दो ताकि मैं वापस पी पाऊं, तो ये इंटेंशन सही है कि गलत है? गलत है। तो यही पहले तो आप अपने आप को क्लियर कर दो कि मेरा इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है पीएलआर देखने का या किसी का करने का भी। बिकॉज अगर आप थेरेपिस्ट बन रहे हो तो डेफिनेटली लोग आपके पास आएंगे, तो ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर पूछना पड़ेगा कि भाई आपका मकसद क्या है देखने का। किसी के साथ आपको कुछ रिलेशनशिप देखना है या किसी के साथ फाइट करना है कि आप जीत नहीं रहे हो और हार रहे हो, तो कैसे मैं उसको जीत पाऊँ, कैसे उसको ओवरटेक कर पाऊँ। मतलब ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए कभी पीएलआर मत करना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जीतने के लिए कभी पीएलआर मत करना, क्योंकि पीएलआर जब हम हायर मास्टर्स इन्वोक करते हैं, जब हम इन्वोकेशन टू एंजल्स या गॉड गॉडेसेस करते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि पीएलआर के बाद आप जीतोगे, बिकॉज अब उनकी एनर्जी के साथ आप पीएलआर कर रहे हो। अगर यहाँ हिप्नोथेरेपी होती तो आप अपने पावर से अंदर जाते, लेकिन ये मेडिटेटिव वे है, ये इन्वोकेशन का वे है, और ये सिंबल्स के पाथ पे आप ये रिग्रेशन कर रहे हो, राइट? तो डेफिनेटली एक हायर एनर्जीज के थ्रू जब आप करते हो तो हो सकता है उसकी जो मर्जी हो वो आपकी मर्जी के हिसाब से पीएलआर का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है ना? कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे खजाना देखना है, मैं कौन सी लाइफ में मिलियनर था, ये लाइफ में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, इज इट राइट? कोई रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, तो वो ऑब्स्टेकल निकालने का इंटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मुझे कुछ ऐसा पावर मिल जाए, सिद्धियां मिल जाए, ऐसा कोई मुझे शक्तियां मिल जाए तो मैं ये चीज को हासिल करूं। दैट शुडंट बी दैट इंटेंशन। ये आई थिंक सो क्लियर हो गया आपको, इज इट राइट? डिटर्मिनेशन क्या है कि आपको अगर रिजल्ट मिल जाएगा तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? टेल मी, आप क्या करोगे? आप कुछ सोचो। सेवा। हाँ, सेवा। ओके, सेवा और हाँ, और हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन और मेन रेज योर कॉन्शियसनेस। देखो, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, द आफ्टर द रिजल्ट, है ना? और उसको अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे सारे कनेक्टेड सोल्स को अपलिफ्ट करना है, दैट विल बी मोर वैलिडेट। क्योंकि आपको तो चीजें मिल गई, अब आपके आगे क्या है? आपके कनेक्टेड सोल्स, आपके बायोलॉजिकल सोल्स, उसके लिए भी तो कुछ आपको ऊपर वाले ने मैं एक सूत्रधार बनाया ना, एक मैसेंजर बनाया आपको, इज इट राइट? तो ये चीज समझना है, बिकॉज अगर हम इस चीज को हैंड ओवर नहीं करेंगे तो ये तो चीज वहीं खत्म नहीं हो जाएगी। जो लाइट आपको मिली है, उस लाइट से आपका एक रिग्रेशन हो रहा है, आपका सोल अपलिफ्टमेंट हो रहा है। उसके बाद अगर ये दूसरे तक लाइट जाए तो ये फायदा हुआ कि नहीं? तो ये अगर आपका है तो ये कंटिन्यूसली रिग्रेशन आपका चलते रहेगा। और रिग्रेशन के लिए ऐसा नहीं है कि लेटना है, थेरेपिस्ट के साथ सेशन लेना है, दैट इज नॉट रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब जितने जितने परसेंटेज का अवेयरनेस बढ़ गया, ये रिग्रेशन हो गया। मतलब पहले मैं बेहोशी में कुछ काम कर रहा था, अब मैं होश पूर्वक कर रहा हूं, तो ये रिग्रेशन हो गया। पहले मैं बेहोशी में कुछ बातें कर रहा था, अब मैं होश पूर्वक कर रहा हूं, ये रिग्रेशन हो गया। तो अगर इवन आप चैनलाइज्ड भी हो जाते हो, और चैनलाइजेशन में भी अवेयरनेस है, अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो उसमें भी अवेयरनेस है, अगर आप पास्ट लाइफ में जाते हो और आप उसमें भी अवेयरनेस बनाए रखते हो, तो ये प्रॉपर रिग्रेशन हो गया। इसे क्लियर? मतलब ऐसा नहीं कि बाहर आते वक्त बोलो मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या बोला, मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या देखा, तो आपका अवेयरनेस छूट गया कि नहीं? इज इट राइट?
तो इसलिए हम लोग मेडिटेटिव वे में करते हैं, हिप्नोटिक वे में नहीं करते, बिकॉज आपका अवेयरनेस हमें गंवाना नहीं है। आपकी चॉइस है, आप कुछ चीज़ें देख रहे हो और आपको नरेट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेट देम हैव अ चॉइस। क्यों ज़बरदस्ती का बोलना? इज इट ट्रू? दैट इज द क्लियर कट। अब उसके बाद जो भी टॉपिक्स हमने इस टाइम पे लिए हैं वो बहुत सोच समझ के इंट्यूटिवली ये टॉपिक्स आए हैं, बिकॉज हम जब इवॉल्व होना चाहते हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ ऐसी नई चीज़ें क्लिक होनी चाहिए, तब इवॉल्व होता है। रिसर्च का मतलब क्या? कि कुछ नई चीज़ें आई, लेकिन ये नई चीज़ें कब आएगी? जब आपकी सोल पे इतनी ज़बरदस्त लाइट गिरेगी कि जो अंदर एक एनसाइक्लोपीडिया है, एक डिवाइन क्या कहते हैं, सारे गुरुओं की, भगवानों की जो भी नॉलेज है, विजडम है अंदर, वो पॉपअप होनी चाहिए। तो रिग्रेशन का फ़ायदा हुआ। रिग्रेशन में अगर आपको प्रॉपर मैसेज मिलते हैं, पाथ मिलता है, आपको नेक्स्ट कुछ करने का कुछ आपको एजेंडा मिलता है, तो मुझे लगता है तो ही फ़ायदा हुआ। सिर्फ पास्ट का ही देखोगे और बाहर आ जाओगे तो वो रिग्रेशन नहीं हुआ, ये तो डायग्नोस्टिक हुआ। ट्रीटमेंट कहाँ हुई मुझे बताओ? आपको मतलब कुछ सॉल्यूशन ही कहाँ मिला, या आपको रिजल्ट ही कहाँ मिला? टेल मी ऑनेस्टली, नहीं मिला। आप बोलोगे हाँ मैं पीछे गई, ये साल में मैंने देखा मैं ये थी, वो ये था, और मैंने देखा ये ऐसे ऐसे हुआ, तो ये तो जस्ट एक डायग्नोस्टिक हुआ कि नहीं? जैसे हम डॉक्टर लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक हुआ कि हाँ इसमें कैंसर दिख रहा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, तो ये ट्रीटमेंट पार्ट थोड़ी हुआ। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को थेरापेटिकली यूज करो, सिर्फ डायग्नोस्टिकली यूज मत करना, है ना? ये तो फिर ऑरा रीडिंग के जैसे हो गया कि भाई देख लिया, समझ लिया, फिर अब क्या? इज इट राइट? सो ये हमारा करेक्शन जैसे पार्ट होता है, तो डेफिनेटली हमारे से जितने कनेक्टेड सोल्स है उनका भी तो करेक्शन होगा। और अगर आपका करेक्शन नहीं हुआ तो मैसअप हो गया लाइफ। क्यों? क्योंकि चीजें तो उखड़ गई और ठीक नहीं हुई। जैसे आप सफाई के लिए घर में सफाई करने के लिए टेबल, कुर्सियां, ये सोफा सब हटाते हो, और उसके बाद अगर आप सफाई नहीं करते हो तो क्या होगा? हाँ, और मेस्ड अप हो गया क्या? नहीं, क्योंकि जो चीजें छुपी थी, कहीं कॉकरोच छुपा था, कहीं जाले छुपे थे, कहीं पे छिपकली मरी पड़ी थी, ये तो दिख ही नहीं रहा था पहले। अब जैसे आपने हटा दिया, ये सरफेस पे आ गया और आपने उसको ठीक ही नहीं किया, तो आपको नहीं लगता लाइफ मेस हो जाएगी? और आपके घर वालों के लिए भी हो जाएगी, बिकॉज उसी घर में तो रहना है जहाँ पे चीजें अब गंदगी दिख रही है। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, पास्ट लाइफ को अगर हम देखें ना, तो एक्चुअली एक जैसे गटर कैसे होती है, एक ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें से कुछ चीजों को निकालना है, उसको क्लियर करना है, सब चीजों को एक साथ नहीं उखाड़ना है। ये चीज ध्यान में रखो। बैक टू बैक सर्जरी इवन सर्जन्स भी नहीं करते। कोई एक कैटरेक्ट करेंगे, 21 डेज का गैप रखेंगे, दूसरा कैटरेक्ट करेंगे। इज इट राइट? कोई एक स्टोन निकालेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरा स्टोन निकालेंगे। क्योंकि क्या, जितनी चीजों को आप उखाड़ते जाओगे ना, हु इज गोइंग टू हैंडल इट? टेल मी। तो आपको कंटिन्यूसली थीटा डेल्टा लेवल की हीलिंग करनी पड़ेगी अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज्यादा करते हो। अगर अल्फा लेवल की करोगे, सिर्फ एफर्मेशन दोगे, सिर्फ मंत्र चैंट करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इज इट क्लियर? और एक चीज हमने देखी है कि रिग्रेशन के पहले ना अपना डोमिनेटिंग एलिमेंट देख लो पहले। आपका कौन सा एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है ये पहले देख लो, क्योंकि उसी एलिमेंट के थ्रू ना आप अपने पैटर्न को तोड़ सकते हो, और कोई चीज टूट नहीं सकती है। अगर मेरा ईथर एलिमेंट डोमिनेटिंग है तो मैं सिंबल से ही अपनी इश्यूज को तोड़ सकता हूँ, मेरी पैटर्न्स तोड़ सकता हूँ। अगर आप में किसी का भी फायर एलिमेंट है तो फायर एलिमेंट से ही आप उसको तोड़ सकते हो। तो पहले तो अपनी कुछ स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज को एक्टिवेट करो, उसके बाद रिग्रेशन करो। अपने एलिमेंट को देखो कि भाई मेरा एलिमेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बहुत मेडिटेटर हो, आपका एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपनी ब्रेथ पैटर्न से ही अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की पैटर्न को देख के डिसॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया तो कैसे चलेगा? तो भगवान ने कोई तो एलिमेंट आपका बहुत स्ट्रांग रखा है करके। इज इट राइट? तो ये बात बुद्धा को पता चली कि उनका एयर एलिमेंट था, इसलिए उन्होंने आनापानासति के थ्रू किया। ये महावीर को पता चली कि उनका अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उन्होंने हर बॉडी लेवल पे सोमेटिक मेमोरीज को रिग्रेशन करते हुए डिसॉल्व किया। नाउ इट इज क्लियर? समझ में आया कि नहीं? गुरु नानक देव को पता चला उनका फायर एलिमेंट डोमिनेटिंग था, तो उन्होंने फिर ओमकार की इंचांटिंग की और डेफिनेटली फिर उसके थ्रू इन्होंने क्लियरेंस किया।
तो आपको भी पहले फाइंड आउट तो करना पड़ेगा मेरा एलिमेंट कौन सा स्ट्रांग है, क्योंकि जो एलिमेंट स्ट्रांग है मतलब एक वरदान है, और उस वरदान इज लाइक द एंटीबायोटिक ऑफ द इन्फेक्शन। इज इट क्लियर? तो अगर आपको पता ही नहीं है आपके अंदर कौन सी सुपर जीन्स क्वालिटीज है या आपका एलिमेंट कौन सा स्ट्रांग है, आप मुझे बताओ आप उसका निवारण कैसे करोगे, आप उसका इलाज ही कैसे करोगे? तो जब आप केस टेकिंग लेते हो तो आपके क्लाइंट का फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि उसका कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है। वो बात में रो रहा है, मतलब वाटर एलिमेंट उसका बहुत ही वीक है, तो उसके ज़्यादा इमोशंस ऊपर मत आने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कितनी भी मतलब खतरनाक घटनाएं हैं और वो आराम से नरेट करता है, इसका मतलब उसका वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो वो उसका हथियार हो सकता है। इज इट राइट? वो ब्रेथ को अगर बहुत अच्छे से आपके कमांड को फॉलो करता है, मतलब उसका एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। इज इट राइट? अगर वो सिंबल्स की चैंटिंग बहुत करते हैं तो ईथर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। इज इट राइट? अगर वो मंत्र चैंटिंग बहुत सालों से कर रहे हैं तो फायर एलिमेंट स्ट्रांग है। इज इट राइट? तो जो एलिमेंट उसका स्ट्रांग है ना, ट्राई टू डिसॉल्व द इश्यूज थ्रू सेम एलिमेंट। आप दूसरे एलिमेंट को यूज करोगे वो बंदा ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका स्ट्रेंथ ही नहीं है ना। इज इट ट्रू? तो पहले अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो, डायरेक्ट वीकनेस पे अटैक मत करो। ये चीज ध्यान में रखना करके, राइट? किसी का विल पावर है, किसी को करेज है, किसी की गट फीलिंग है, जो आदमी फियरलेस है तो उसका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग है। अगर वो फियर है, अगर उसको डाउट है, उसका अर्थ एलिमेंट वीक है, और आप उसको और ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस कराओगे तो डेफिनेटली वो उसका पाल्पिटेशन बढ़ जाएगा, उसकी ट्रेमलिंग्स बढ़ जाएगी, उसका नमनेस बढ़ जाएगा, उसकी टिंगलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो बॉडी शेक करने लगा है। उसका वो रूट चक्र ही इतना वीक था, मूलाधार ही वीक था। इज इट राइट? तो पहले तो क्या है ना, उसके एलिमेंट को चेक करो कौन सा अच्छा है, कौन सा वीक है। उस वीक वाले को कभी गलती से टैप मत करना, क्योंकि जितना टैप करोगे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे, राइट? हमने कलकत्ता में देखा है कि कभी भी गलती से अगर हम किसी का वाटर एलिमेंट टैप करते हैं तो वो बंदा और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इज इट राइट? क्योंकि उसका वही एलिमेंट है जिसके वजह से बहुत ओवर इमोशनल है, और वही चीज़ अगर आप ज़्यादा ओपन करोगे तो वो कैसे हैंडल करेगा? समझ में कि नहीं? किसी का फायर एलिमेंट वीक है और उसके अगर आप पेरेंटल इश्यूज निकालोगे, अगर गुरु कर्मा को बाहर निकालोगे तो वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। पहले तो उसको अपना फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इज इट ट्रू? तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले हीलर बनो, अच्छा चैंटिंग अच्छे से करो, सिंबल्स की प्रैक्टिस अच्छी करो, सेल्फ इम्यूनिटी क्रिएट करो, ऑरा को एक्सपांड करो। उसके बाद अगर रिग्रेशन होता है तो बेटर है, मुझे लगता है। लो इम्यूनिटी में या लो कॉन्शियसनेस में, लो एनर्जी में किसी का भी अगर रिग्रेशन करोगे तो आपको नहीं लगता मैसअप कर दोगे? थिंक अबाउट इट ना, बिकॉज ये सोल सर्जरी है। सर्जरी ऐसे ही किसी की नहीं की जाती। पहले तो उसका होलिस्टिक फिटनेस देखना पड़ता है, माइंड बॉडी सोल लेवल पे वो फिट है कि नहीं वो देखना पड़ता है। इज इट ट्रू? उसके बाद ये है कि क्या वो चीज़ों को कट करने के लिए तैयार है, डिसकनेक्ट करने के लिए तैयार है, वो डिटैच्ड होने के लिए तैयार है। ये पहले आप इंपॉर्टेंस उससे समझ लो, क्योंकि अगर कोई ऐसे सिचुएशन में वो कुछ देख भी लेता है, वो बोलेगा नहीं मैं उसको तो माफ़ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कॉट कट नहीं कर सकता हूँ, मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो आपको लगता है आप रिग्रेशन कर पाओगे उसके अच्छे से? हाँ? तो जब वो केस स्टडी आप ले रहे हो, केस स्टडी में आपको अंदाजा जाना चाहिए कि उसका अटैचमेंट किस चीज़ का है, उसकी सफरिंग का कॉज क्या है, उसने कितने इल्यूजन्स, डिल्यूजन, हैलुसिनेशंस क्रिएट किए हैं, क्योंकि वही तो डिसॉल्व करने हैं आपको। कुछ तो क्रिएट किया है ना अंदर। एक्चुअली सफरिंग इस दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? सफरिंग होती तो दिख भी जाती। वेयर इज द सफरिंग? सफरिंग इज इन द माइंड। आपको क्या लगता है सफरिंग है किधर? हाँ, माइंड में है ना। अगर आप किसी को अपाइज भी देखते हो कि अरे ये बंदा लंगड़ा है, ये अंधा है, अगर आप देख भी लेते हो तो आपको नहीं लगता उसका और कोई सेंसेस पावरफुल है, भगवान ने और कुछ वरदान दिया और उसके वजह से वो तो आराम से और भी अच्छे से जिंदगी जी रहा है। इज इट राइट? तो सफरिंग कभी भी है ना मोनोटोनसली नहीं आती, हमेशा ध्यान रखना। उसके साथ एक वरदान भी आता है, उसके साथ एक स्ट्रेंथ भी आती है। आपने देखा ना अंधों की सेंसेशंस कितनी स्ट्रांग होती है। इज इट राइट? तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है कि जिसके पावर से आप उसकी वीकनेस को डिसॉल्व कर सकते हो। इज इट ट्रू?
अभी कोई मैथ्स में वीक है 10th स्टैंडर्ड में और उसका साइंस बहुत स्ट्रांग है, तो उसका एग्रीगेट परसेंटेज कवर अप हो सकता है कि नहीं? इज इट राइट? तो मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं उसके वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में, आप रिग्रेशन कैसे करोगे? अगर वो भक्ति मार्ग पे है और उसको किसी गुरु या भगवान पे बहुत ही अटूट विश्वास है, तो उसका कोई भी इश्यू को ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उससे एंकरिंग कर सकते हो कि ये भगवान ने तुम्हारे टेस्ट के लिए तुम्हें ये परीक्षा में डाला है, बाकी कुछ इश्यू नहीं है। तो वो बोलेगा हाँ भगवान ने डाला है तो ठीक है, गुरु ने डाला है तो ठीक है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग पे। इज इट राइट? वो अगर ध्यान मार्ग पे है तो किसी भी सिचुएशन में उसको और डीपर मेडिटेशन पे लेके जाओ तो वो उस चीज को डिसॉल्व करेगा, क्योंकि उसके अंदर प्राणा शक्ति है। इज इट राइट? अगर वो ज्ञान मार्ग पे है तो उसको कोई भी विजडम का आप थॉट क्रिएट करके बता सकते हो कि भाई देखो ये बड़े बड़े संत गुरु भी ये गो थ्रू गए और तुम भी आराम से, बिकॉज तुम्हें सब उन सारे गुरुओं की विजडम है, नॉलेज है तुम्हें। इज इट राइट? तो वो बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। राइट? तो जो इंसान जिस मार्ग पे होता है, अगर उसके अंदर बहुत प्रेम मार्ग है तो सिंबल्स डालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डाल भी सकते हो और उसको डलवा भी सकते हो, बिकॉज वो ऑलरेडी उसका हार्ट चक्र एक्सपांडेड है, वो एक्सेप्टेंस मोड पे है, उसको हर चीज पे कंपैशन है, तो उसको फिर डिसॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, है ना? मैंने अभी कुछ पहले ही जब नासिक में अभी टॉक दिया 3 दिन पहले, मैंने कहा कि ये जो युद्ध होते हैं ना, ये युद्ध चाहे कंट्रियों के होते या जात पात के होते हैं, एक्चुअली उसको डिसॉल्व करने के तरीके ढूंढने चाहिए। पब्लिक के सामने उसको सामने लाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी छावा मूवी आई तो कितनी चीजें सरफेस पे आई कि नहीं? हम कितने एंटी हो जाते जब ऐसी चीजें देखते हैं। तो अगर इश्यू डिसॉल्व करना है तो सबका एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, हार्ट चक्र एक्सपांड, उसको पहले हीलर बनाना पड़ेगा, उसके बाद अगर कोई चीज को पुटअप करते हो तो अच्छा है। अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि अभी सपोज ये 2025 का साल है, 9th का साल है ना, रूट चक्र का है, मूलाधार का है, जिसको हम ओपन कर रहे हैं। तो हम लोग पास की हिस्ट्री को ओपन कर रहे हैं। अब केसरी 2 आया तो वो जलियन वाला बाग सामने आ गया, ये छावा आया तो ये आ गया। मतलब जो भी चीजें आती है तो वो हमें क्या ना और ज्यादा हमारे रूट चक्र को डिस्टर्ब करती है और हमारी प्रेजेंट लाइफ को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि पास्ट ओपन हो गया कि नहीं। आप देखो इस साल मैक्सिमम सारी चीजें रीडेवलप्ड हो रही है, सड़कें रीडेवलप्ड हो रही है, बिल्डिंगें रीडेवलपमेंट में जा रही है, जहां पे भी जाओ कहीं ना कहीं खोद काम कुछ काम चालू है करके कहीं। तो इस सिचुएशन में अगर आप अपनी ज्यादा पास्ट लाइफ ओपन करोगे, आपको नहीं लगता मेस ज्यादा होगा? क्योंकि इतिहास वापस दोहराएगा, इतिहास वापस आएगा, वही टेररिस्ट अटैक, वही जात पात की लड़ाई, वही ईगो क्लैश। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको डिसॉल्व करने के लिए पहले बहुत और कंपैशनेटली एक्सपांड करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज इट इज नॉट सो इजी। और ये माना जाता है कि बॉडी सर्जरी खुद की होती है लेकिन सोल सर्जरी सबको लेके होती है। तो आपको सबको हीलिंग करनी पड़ेगी कि नहीं? सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इज इट राइट? मास हीलिंग करनी पड़ेगी। जितने भी कनेक्टेड सोल्स इस लाइफ के पास्ट लाइफ के हैं, तो वो जो रूट चक्र से नीचे आए हैं, इवन एनिमल इंस्टिंक्ट की भी बात कर रहा हूं मैं, कि इवन आपको एनिमल्स को भी हील ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी फाइल्स को आप ओपन कर रहे हो। कहीं एंगर बाहर आ गया है, कहीं इनसिक्योरिटी बाहर आ गई, कहीं फियर बाहर आ गया है। समझ में कि नहीं? जो जितनी भी आताल पाताल वाली जो लाइफ्स हैं, जो भी दबी पड़ी थी, वो सारी चीजें बाहर उखड़ के आएगी। तो आपको नहीं लगता वो हैंडल कौन करेगा? सड़कें ऐसी डायरेक्ट नहीं बनती है, उसको पहले बहुत डीप लेवल पे खोदना पड़ता है, उसके बाद वो रेती सीमेंट मिट्टी डाल के फिर उसको एक लेवल पे लेके आते। इज इट राइट? तो हम भी जब पास्ट लाइफ में खोदते हैं, जब अंदर जाते हैं, डिग करते हैं, तो डिग करते करते हीलिंग करना ही पड़ेगा। और नहीं करोगे तो चीजें तो कच्ची ही सड़क बनेगी, फिर थोड़ी बारिश में कैसे तुरंत खड्डे हो जाते। तो फिर कैसा होगा, कोई भी आदमी ना आपको ट्रिगर कर देगा। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ आपकी सरफेस पे है, एंगर डिसॉल्व नहीं हुआ, कोई भी आपका एंगर को ट्रिगर करेगा, कोई भी आपके अटैचमेंट के साथ खेलना शुरू करेगा। इज इट राइट? क्योंकि डिसॉल्व नहीं हुई करके। तो ये बहुत कम लोग हैं कि एक्चुअली उसको हील करते हुए रिग्रेशन करते हैं। नॉर्मली तो लोग क्या है ना, सिर्फ ग्लैमरसली देखने के लिए इच्छा रखते हैं और थेरेपिस्ट दिखाने के लिए इच्छा रखते हैं कि मुझे इसको 2 लाइफ दिखानी है, मुझे इसको 5 लाइफ दिखानी है। और बंदा नहीं देखता तो नाराज हो जाते, यार मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। हम बोलते नहीं आप हील हो गए, नहीं नहीं मुझे तो देखना था।
ऐसा होता है कि नहीं? मतलब आप भी जब नए नए इसमें थे तो मुझे लगता है आपका भी माइंडसेट तो ऐसा ही हुआ होगा, मुझे तो देखना था, मैंने तो देखने को आया हूं, मैं तो रिग्रेशन इसलिए किया कि मुझे देखना था। बट हाउ डज इट मेक सेंस? ये सेंस कैसे होता है ना? आप कभी भी अपना ब्लड देते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपको रिपोर्ट आता है, आप थोड़ी डॉक्टर को बोलते मुझे तो देखना था कि शुगर कैसे आपको पता चला, कोलेस्ट्रॉल आपको कैसे पता चला, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कैसे, मुझे वो माइक्रोस्कोप लेके आओ। आप कभी बोलते हो क्या? हाँ, what do you tell me the end result? Is it true? Right? तो that end result has to be corrected. ऊपर वाला दिखाना नहीं चाहता, आपके गुरु दिखाना नहीं चाहते, आपके अंदर की चेतना दिखाना नहीं चाहती है, तो डेफिनेटली आप देखोगे तो नहीं, और दिखा भी नहीं सकते हो उनको। एट द एंड इट हैज टू बी क्योर्ड, एट द एंड इट हैज टू बी हील्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट राइट? अब हमारी हीलिंग क्या होती है मैं आपको बताऊं। हमारे शब्द का करेक्शन है जो हमने यूनिवर्स में छोड़े, हमारे डीएनए में छोड़े, हमारी टोनैलिटी की करेक्शंस है, इज इट राइट, हमारे एक्शंस की करेक्शंस है, हमारे इमोशंस की करेक्शंस है। तो ये करेक्शन के बाद जब आपके अंदर जब चेंजेस आते हैं तो उसी चीज को आप रिफाइंड वे में करते हो। अब शब्द का सोच समझ के इस्तेमाल करोगे, अब टोनैलिटी सॉफ्ट होगी, हार्श टोनैलिटी नहीं होगी। अब एक्शन अवेयरनेस के साथ होगी, संभल संभल के एक्शन लोगे। अब इमोशंस को ज्यादा बहने नहीं दोगे, ज्यादा बहकोगे नहीं। इज इट क्लियर? तो ये कब होगा? जब आपका अवेयरनेस रहेगा कि अब मुझे इन सारी चारों चीजों पे देखना है, अब इसमें क्या चेंज आए। और अगर उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो रिग्रेशन का फायदा क्या होगा? अगर आप अपने शब्दों को नहीं देख पाए, इज इट राइट, आज अगर आप अपनी एक्शन को ही नहीं एक्नॉलेज कर पाए तो फिर तो एक्शन तो वैसे ही होगी जैसे पहले थी, राइट? रिग्रेशन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। वी हैव टू सेव द टाइम, वी हैव टू सेव द एनर्जी, वी हैव टू डू द स्पेस मैनेजमेंट। मतलब कल जो हमारे ऑरा में घुस घुस के लोग ट्रिगर कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, है ना, बैक बिचिंग कर रहे थे, ये सब चीजें ना क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक हो जानी चाहिए, कि कोई हमारी लाइफ में इंटरफियर ना करे और हमें भी किसी की लाइफ में इंटरफियर करने की इच्छा ना हो। दैट इज द पर्पस ऑफ रिग्रेशन। नहीं तो ये कैसा है ना, ये कॉम्प्लेक्स कर्मा है जहां पे हर एक दूसरे के अंदर हम जाते हैं, वो हमारे अंदर जाता है, हम उसके अंदर जाते हैं। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी कहां है मुझे ये बताओ। वो आई डिसॉल्व हो गया रिग्रेशन में, तो उसके साथ जितने लोग अटैच्ड हैं वो डिसॉल्व होंगे कि नहीं? टेल मी, डिटैच होंगे कि नहीं? अब सपोज आप जिस एड्रेस पे रहते हो वो आपने घर चेंज किया, अब उस एड्रेस पे कोई पोस्ट डालेगा आपको? हाँ, क्यों नहीं डालेगा? हाँ, आपने चेंज कर लिया ना एड्रेस, तो यू हैव टू चेंज योर एड्रेस, यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी, यू हैव टू चेंज द पर्सनैलिटी, क्योंकि सारे लोग ना उस पर्सनालिटी से अटैच्ड है। जब मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा था, मेरी उस पर्सनालिटी से पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आते थे। जब मैंने डिक्लेयर किया कि आई एम नो मोर अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो पेशेंट आना बंद हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कितना डिफिकल्ट था मुझे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना। नॉर्मली क्या होता है, हम अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते और हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है। हमने 1000 लोगों को बोला है मैं ना मीडियम क्लास फैमिली का हूँ, मैं बहुत गरीब फैमिली का हूँ, और सपने हम रिच की देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन जब तक वो आइडेंटिटी आप चेंज नहीं करोगे, आपको लगता है आप कभी अमीर बन सकते हो? टेल मी, मैंने बहुत कर्म किए, मैंने बहुत पाप किए, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये आइडेंटिटी हमने अपनी पर्सनैलिटी में डाली है, ये हमारे डीएनए में हमने कोड किया है, तो उसको डिकोडिंग तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो आपकी बिलीफ सिस्टम, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके ट्रॉमास, उसको आप डिसॉल्व नहीं करोगे तो आपको लगता है आपका रिग्रेशन सक्सेसफुल हो सकता है? थिंक अबाउट इट। मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे पे तो बहुत अत्याचार हुआ है, मेरा तो बहुत एब्यूज हुआ है। मतलब ये जब चीजों को आप कंडीशनिंग करते हो या एंकरिंग कर देते हो अपने अंदर, तो आपको लगता है कि आपको कोई बाहर निकाल सकता है इस सिचुएशन से। हाँ, तो रिग्रेशन का मतलब क्या है ना, इट्स अ फॉर्मेटिंग प्रोसेस। फॉर्मेटिंग समझते हो ना? फॉर्मेटिंग समझते हो ना, कि मैंने इसको ना पूरा फॉर्मेट कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं बचा, अब उसको वापस से मुझे रीइंस्टॉल करना है। सब कुछ, लैंग्वेज, कंट्री, सब मुझे अभी इसको सिलेक्ट करना है, हर चीज
ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, हर चीज़ मुझे करना है, राइट? मुझे वापस कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है, सब कुछ डालना है। तो इतना इंटेंसली रिग्रेशन होना चाहिए कि जिसमें आपकी प्रेजेंट पर्सनालिटी पूरी डिसॉल्व होती है, और वो अगर हो गई तो समझ लो इट्स अ सक्सेसफुल रिग्रेशन। इज इट राइट? अगर वो बातें अभी भी याद आती है या वो चीजें अभी भी ट्रिगर होती है, तो थिंक अबाउट इट, हाउ इज द रिग्रेशन गोइंग टू वर्क फॉर यू? क्योंकि अभी भी आपका वो आई फैक्टर है कि नहीं, अभी भी आपका स्टेटस है कि नहीं। इज इट राइट? तो आप है ना एक चीज देखो, आफ्टर द रिग्रेशन आप 24 घंटे में कितनी चीजें वैसे ही कर रहे हो जैसे रिग्रेशन के पहले कर रहे थे। इसका मतलब वो चीजें डिसॉल्व नहीं हुई। आप उन्हीं लोग से मिलते हो, वही खाना पसंद करते हो, वही नापसंद करते हो। इज इट राइट? वही आदतें हैं आपकी, वही लाइकिंग डिसलाइकिंग है, वही हेट्रेड रिवेंज है। तो हर चीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि एक रिग्रेशन के बाद आप अपने आप को कितना चेंज होने देते हो, और जितना अपने आप को चेंज होने देते हो तो समझ लो इतना रिग्रेशन सक्सेसफुल है। और जितना नहीं होने देते हो, इसका मतलब रिग्रेशन सिर्फ एक डायग्नोस्टिक रह गया, थेरापेटिक तो हुआ ही नहीं, थेरेपी तो हुई नहीं आपके ऊपर। इज इट क्लियर? तो ये स्केलिंग है कि जैसे हम बोलते हैं ना 1 to 10 का स्केल है, तो हमें ही अपने आप को पूछना है, कल गुस्सा आ रहा था तो कितना था? 9 था। आज कितना है? आज 8 है, आज 7 है, आज 6 है। तो ये स्केलिंग हुई कि नहीं? ये पैरामीटर हम ही अवेयरनेस के साथ अपने आप का एक एम्पायर का काम करना पड़ेगा कि अब मेरी स्कोरिंग कितनी है। इज इट राइट? तो वो जब आप करोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम जब 21 डेज के बाद सेकेंड रिग्रेशन करोगे, फिर वापस वो स्केलिंग करो। इसके बीच में होपोनोपो करो, ईएफटी करो, हीलिंग करो, साइकिक सर्जरी करो, जो भी मास हीलिंग करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन अपनी स्केलिंग रिवर्स में आनी चाहिए। इज इट राइट? और लोग भी बोलने चाहिए, यार पहले से तो तुम्हें गुस्सा कम आ रहा है, कल जब मैं तुमसे नाराज होती थी तो 2 घंटे तक बात नहीं करती थी, अब मैं 2 मिनट में 20 मिनट में मेरा वापस तुम्हारे साथ बातचीत हो रहा है। इज इट राइट? पहले मैं तुम्हारे लिए बहुत नेगेटिव सोचती थी, अब पता नहीं मेरे अंदर कोई नेगेटिव तुम्हारे लिए कोई थॉट ही नहीं आ रहा है। तुम आज भी वैसे ही हो, तुम आज भी स्मोकर हो, आज भी तुम बहुत ड्रिंक करते हो, लेकिन अब मुझे वो इरिटेट नहीं हो रहा है जो पहले होता था। अब समझ में आ रहा है? ये हमारी एटीट्यूड में डिफरेंस आना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस आना चाहिए, बिहेवियर पैटर्न में डिफरेंस आना चाहिए। मतलब हर वो चीज जिससे हम अफेक्टेड थे वो नहीं होना चाहिए, और वो अगर हो गया तो दैट रिग्रेशन इज सक्सेसफुल। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ना जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको अपनी क्लाइंट को बताने पड़ेंगे। और वो पॉइंट्स अगर आप ही नहीं जानते हो तो आफ्टर, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर, व्हाट इज अ पोस्ट ऑपरेटिव केयर? इट्स अ पोस्ट पीएलआर केयर। इज इट राइट? तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप अपने आप को ऑब्जर्व करो। तो ये कैसे है कि ऐसा नहीं कि ही हैज पेड यू फॉर 2 आवर्स, यू हैव डन द वर्क फॉर 2 आवर्स और उसके बाद आपको कोई उससे लेना देना नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए रिग्रेशन के लिए बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स क्यों लेते हैं, बड़ा बड़ा मोटा मोटा चार्ज क्यों करते हैं? द रीजन इज कि उनके साथ उनका एक 21 डेज, 45 डेज, 90 डेज का एक कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है, थेरेपिस्ट का और क्लाइंट का। तो इतने दिन का पेमेंट होता है करने को तो 500 रुपये में भी लोग कर सकते हैं, लेकिन क्यों लोग 5,000 चार्ज करते, कोई 50,000 चार्ज करता है, कोई 1 लाख चार्ज करता है? बिकॉज आप अपना वैल्यूएबल टाइम, वैल्यूएबल एनर्जी उनके साथ शेयर करते हो। तो डोंट यू थिंक यू डिजर्व दैट अमाउंट? दैट्स एन एनर्जी एक्सचेंज। बड़ा समझ में आ रहा है? एक CLW होता है ना, छोटी सर्जरी होती है ना, तो 2-4 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं, लेकिन जब कोई बाईपास करता है ना 2-4 लाख रुपए चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्जरी बहुत बड़ी है, उसका रिस्क डॉक्टर का बहुत बड़ा है, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है, उसका पोस्ट केयर भी बहुत बड़ा है। उसको कभी भी ECG निकालना पड़ता है, कभी भी 2D को निकालना पड़ता है, कभी भी कार्डियक मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। मतलब कितना उसको करना पड़ता है कार्डियक सर्जरी के बाद। समझ में आ रहा है? तो आप भी सोल सर्जरी कर रहे हो तो डोंट यू थिंक इट शुड बी अ गुड एनर्जी एक्सचेंज? फिर वो एनर्जी एक्सचेंज आप जाए तो दान कर दो या जो भी करो, इट डजंट मैटर, बिकॉज इट्स अ एक्सचेंज ऑफ द कार्मिक पार्टिकल। जितनी हम बड़ी पूजा करवाते हैं ना मंदिरों में, तो बड़ा अमाउंट देते कि नहीं? आप अगस्त ऋषि मुनि के पास जाओ, जब वो पट्टी ज्योतिष करते हैं, वो बोलेंगे भाई तुम्हें है ना इतने जन्मों का एक कर्ज है, तो तुम है ना 40,000 दोगे तो तुम्हारी हम तमिलनाडु में जाके पूजा करेंगे। इज इट राइट?
हम सोचते यार मेरा पंडित तो 2-4 हज़ार में करते, 40,000 तो ये तो लूटने की वाली बात हुई। बट इट्स नॉट दैट वे। द मोर यू गिव यू आर फ्री। वो सामने वाला का इंटेंशन गलत भी होगा लेने का, मैं तो कह रहा हूं, बट यू आर फ्री, दैट इज अ ग्रेट थिंग। यू हैव वैल्यूड द थिंग। जब मैं पीएलआर थेरेपी सीखा, मैंने फर्स्ट टाइम 85,000 पे किया। फिर मुझे लगा मुझे इतना नॉलेज नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। मैं सेकंड टाइम गया, तभी भी 85,000 पे किया। तीसरी बार गया, तीसरी बार भी 85,000 पे किया। तो मैं सोचा मैं इतना पैसा क्यों पे किया। फिर मुझे लगा बिकॉज आई वैल्यू दैट सब्जेक्ट, इसलिए मैंने पे किया। तो मैंने कभी मेरे सर को नहीं पूछा कि भाई तुम हर बार इतना क्यों चार्ज करते हो। और मैंने बेसिक कम से कम 5 बार किया उनके पास। उस टाइम पे कुछ 6,500 से स्टार्ट हुआ था, 10,500 तक बेसिक क्लास उनका चलता था। तो उनको भी मैंने बार बार रिपीट किया, बिकॉज एक टाइम में कितना समझोगे आप। तो सोचो मैं 10 बार रिपीट करने के बाद तब मुझे समझ में आया एक्चुअली ये साइंस क्या है। और उसके बाद जब प्रैक्टिकली मैं करने लगा तो उससे मुझे और ज़्यादा बेनिफिट और नॉलेज मिला। इज इट राइट? तो आप इतना मत सोचो कि सर्जन अगर 8.5 साल लगाते हैं एमएस होने को, तो सोल सर्जरी को भी कम से कम 10 साल तो चाहिए कि नहीं आपको। ऐसा नहीं है 5 दिन में आप सोल सर्जन बन गए। हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, है ना। तो जितना जहां पे मिलता है ना, एक्सपीरियंस मिलता है, उसको लिखते जाओ, उसको डॉक्यूमेंट करते जाओ। बिकॉज ये सारी केस स्टडीज हैं आपकी, है ना। उसको इतना इजीली मत लो कि हाँ ले लिया, 2 किए, 4 किए, 10 किए। वो फिर क्वालिटी वर्क नहीं होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। थेरेपिस्ट का काम क्या है, वो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको मेंटेन करें। और धीरे धीरे ना आपको उसकी पूरी पास्ट लाइफ की पैटर्न, सोल ट्रैकिंग जिसको हम कहते हैं, कि उसकी सोल की जर्नी आपको पता चलेगी कि वो बंदा महाभारत में भी था, या रामायण की लाइफ में भी था, या बुद्धा की लाइफ में था, जीसस की लाइफ में था, ये लाइफ में भी है। तो उसकी पैटर्न क्या बनी रही है। इज इट क्लियर? वो पूरा आपके पास उसका हिस्ट्री चाहिए, स्टार्टिंग से लेके, मतलब बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइफ जब उसने ह्यूमन लाइफ में लिया या मे बी एनिमल लाइफ में लिया, तब से लेके अभी तक की इतनी कंप्लीट हिस्ट्री आपको धीरे धीरे रिग्रेशन में वो क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो लिमिटेड लोग लो, लेकिन उसका क्लियरेंस पूरा करो। और अपनी डीएनए की भी चेकिंग करो कि मेरे क्या कॉमन पार्टिकल्स हैं, मुझे ये केस क्यों मिला है। कुछ तो कॉमन रहेगा कि नहीं। इज इट राइट? कोई बर्तन बेचने वाले के पास आदमी कपड़ा नहीं मांगता है ना। ऐसा थोड़ी बोलेगा मुझे ये 10 मीटर कपड़ा दो, बोलेगा अरे मैं तो बर्तन बेच रहा हूं। तो इसका मतलब कुछ तो कॉमन रहेगा कि नहीं। तो गॉड आपको अपॉर्चुनिटी कब देते हैं, जब आपके डीएनए में कुछ तो ऐसे अनहील्ड पार्ट है, या आपके पास वो सुपर जीन्स है उस डीएनए का, जो सामने वाले को हेल्पफुल हो सकता है। जब सुपर जीन्स है तो आप अफेक्ट नहीं होंगे। और अगर सेम कार्मिक पार्टिकल है तो आपको लगेगा यार मुझ उसको तो हेडेक ठीक हो गया, मेरा हेडेक शुरू हो गया। उसका तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरा कुछ प्रॉब्लम एक्टिवेट हो गया। मतलब कुछ तो कॉमन कार्मिक शेयर कर रहे हो कि नहीं आप लोग। इज इट क्लियर? तो ये चीजें हैं कि जितना काम आप उनको करवा रहे हो, उतना काम आपको खुद पे भी करना पड़ेगा। आज मैं कितना भी इस फील्ड में हूं, लेकिन आज भी मैं कभी बनारस जाता हूं, कभी ऋषिकेश जाता हूं, शिरडी बार बार आता हूं और अपना क्लियरेंस करते रहता हूं। कभी चर्च में जाता हूं, गुरुद्वारा में जाता हूं, बिकॉज मैं समझता हूं कि आप लोगों का करते करते मेरा भी तो सरफेस पे आएगा कि नहीं। मुझे भी तो हैंडल करना पड़ेगा कि नहीं। इज इट राइट? और अगर मैं हैंडल नहीं कर पाया तो डेफिनेटली मेरी लाइफ तो मैस हो जाएगी। तो आपको भी आदत डालनी पड़ेगी कि एक जगह पे एनर्जी क्लियरेंस करो, दूसरी जगह पे चेतना बढ़ाओ। एक जगह पे एनर्जी क्लियरेंस करो, एक हाई टेम्पल पे जाओ, हाई पोटेंशियल प्लेसेस पे जाओ जहाँ पे क्लियरेंस हो सकता है। और एट द सेम टाइम वहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो, ताकि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाए। ऐसा नहीं, अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी वहां सिंबल्स डाल के हुए मंदिर में नहीं करोगे, एनर्जी कुंडलिनी इतनी ऊपर आ जाएगी कि वापस उस तांत्रिक लाइफ में चले जाओगे आप। यही गलतियां लोग करते हैं। जितनी भी हाई पोटेंशियल जगहों पे लोग जाते हैं ना, काशी जाते हैं या जहां पे भी जाते हैं, लोग सारे कर्मकांड ही करते हैं, कोई आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं करते, सिर्फ धार्मिक क्रियाएं करते हैं। और हमें रिग्रेशन में यही करना है कि लोगों को धार्मिक से आध्यात्मिक पे लेके आना है, नीचे के 3 चक्र से ऊपर के 4 चक्र पे लेके आना है। इज इट राइट? ये आपका इंटेंशन बहुत क्लियर चाहिए। ना आपको गिरना है, ना उनको गिरने देना है। और अगर आप ये कर पाए तो मुझे लगता है आपका रिग्रेशन सक्सेसफुल हुआ। इज इट क्लियर? तो आप
उनके बिहेवियर पैटर्न देखो कि अब उनकी टोनैलिटी कितनी सॉफ्ट हो गई, अब वो कितना पॉज ज़्यादा देते हैं, कितना साइलेंस में ज़्यादा बैठते हैं, कितने कंपैशनेट ज़्यादा हो गए, कितनी समझदारी बढ़ गई है, कितनी मैच्योरिटी बढ़ गई है। इज इट राइट? जब ये अगर आप देखोगे उनकी, तो आपको लगेगा हाँ मेरा रिग्रेशन उनके ऊपर करना सक्सेसफुल हो गया। नाउ इट इज क्लियर। और जहां आपको लगता है कि सामने वाले का रिग्रेशन करना जरूरी है और वो करने नहीं दे रहा है, तो आप एक क्रिस्टल में प्रोग्रामिंग करो, क्रिस्टल को नीचे रखो और पूरा प्रोसेस कर लो। जैसे हम वूम रिग्रेशन करते हैं, मनी रिग्रेशन करते हैं, हम लोग तो डिक्टेट ही तो करते हैं, कहाँ कुछ इंटरेक्शन करते हैं। तो वो तो कर सकते हो कि नहीं, आपके फैमिली मेंबर का, आपके बच्चे का, आपके पार्टनर का, जिसका भी आपको लगता है कि भाई मुझे बहुत इच्छा है कि इसका कार्मिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से कहीं मैं भी अटक गई हूँ कहीं ना कहीं, और ये बंदा तो मान ही नहीं रहा है। इज इट राइट? तो दैट इज ऑल्सो मस्ट। सेकेंडली, सेल्फ रिग्रेशन करते वक्त उनको इंक्लूड कर दो अपनी इंटेंशन में, कि जैसे जैसे मेरा रिग्रेशन हो रहा है उनमें भी इतना ही डिफरेंस आ रहा है, तो यू हैव टू कनेक्ट अ डिवाइन कॉर्ड विद देम। कार्मिक कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करो और डिवाइन कॉर्ड को आप कनेक्ट करोगे उनको, और अपना रिग्रेशन कराओगे विद देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ये दो पॉसिबिलिटी समझ गए आप? या तो क्रिस्टल के थ्रू कर सकते हो, या तो सेल्फ रिग्रेशन करके उनको इंक्लूड कर सकते हो, चाहे वो बच्चा है, मदर इन लॉ है, या हस्बैंड है, या वाइफ है, जो भी है, XYZ, जिससे आप ज्यादा पैनिक हो, बिकॉज वो इंसान है जो आपकी कार्मिक को बार बार छेड़ रहा है, ट्रिगर कर रहा है। इज इट राइट? आपके वीकनेस को बार बार वो ऊपर लेके आ रहा है, आपको पिन पॉइंट कर रहा है। तो जब तक वो रिग्रेशन आप अपने पे नहीं करोगे, तो आप, वो सामने वाला तो अटैक करेगा कि नहीं? इज इट राइट? अगर इंडियन लोगों ने रिग्रेशन के वक्त ये कह दिया कि अब पाकिस्तान के साथ हमारा डिसॉल्व हो गया है, तो कोई भी पाकिस्तान ऐसा टेररिस्ट अटैक करेंगे ही नहीं, ट्रिगर करेंगे ही नहीं। वो करेंगे तो हम वापस कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपको नहीं लगता ये लूप साइकिल है? हाँ, समझ में आ रहा है? अब जो ब्रिटिश वालों ने किया, काफी हद तक हमने कॉर्ड कट कर दिया, अब वो तो कुछ कर नहीं रहे हमारे ऊपर। इज इट राइट? लेकिन हम हिस्टोरिकल मूवी दिखा दिखा के वापस उनको सरफेस पे लेके आ रहे हैं, अच्छा उन्होंने ऐसे अत्याचार किया। ऑलरेडी पूरा कंट्री डिप्रेशन में है, बिकॉज उन्होंने कितने कंट्रियों को डोमिनेट किया, यूएस को किया, दुबई को किया, इंडिया को किया, ऐसे कितनी कंट्रियों को उन्होंने डोमिनेट किया। तो उनके लोग तो वहां डिप्रेशन में जाएंगे कि नहीं? बिकॉज जब जब हम यहाँ स्पिरिचुअल एलिवेशन करेंगे, तो ये कार्मिक उधर जाएगा, और वो खुद पे काम नहीं करेंगे तो वो डिप्रेस्ड ही होंगे। इट्स अ पैरेलल वर्क, पीपल हैव टू डू इट। समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू ब्लेस देम, क्योंकि एट द सेम टाइम आप किसी की कार्मिक फाइल ओपन करते हो और उनको ब्लेस नहीं करोगे तो उनकी लाइफ मेस नहीं होगी। थिंक अबाउट इट, है ना? आपका पेशेंट कोई ऑपरेशन थिएटर में है और उसका अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो आपका भी पाल्पिटेशन बढ़ेगा कि नहीं? आप भी पैनिक होंगे कि नहीं, अरे अंदर कॉम्प्लिकेशन हो गया, पता नहीं अब वो बचेगा कि नहीं। इज इट राइट? तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बायोलॉजिकल कनेक्टेड है, इसलिए कार्मिकली भी तो कनेक्टेड होते हैं कि नहीं? तो हमारा काम है कि इस दुनिया भर में या पैरेलल यूनिवर्स में जहाँ पे भी हमारे कनेक्टेड सोल्स हैं, प्लीज़ उसकी डेली मास हीलिंग करो। अगर आप PLR थेरेपिस्ट का ये काम कर रहे हो तो डेली मास हीलिंग करो, बिकॉज यहाँ किसी का आप कर रहे हो और किधर किधर किस किस चीज़ का बाहर निकल रहा है। इज इट राइट? मतलब कोई एक सड़क खोद के रख रहा है तो कितनी ट्रैफिक को डाइवर्ट होना पड़ रहा है ना? कोई नहीं जा पा रहा है उस सड़क पे क्योंकि वो रोड खोदी पड़ी है, खड्डा कर दिया है वहां पे, कुछ कोई पाइपलाइन डाल रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है करके, है ना? और हर एक आदमी अपने अपने पर्पज से उसको खोदता है। कभी इलेक्ट्रिशियन वाला खोद देता है, कभी वो गटर वाला खोद देता है, कभी कोई नई पाइपलाइन के लिए खोदता है। तो ये रिग्रेशन भी तो ऐसा है कि अलग अलग इंटेंशन से हम कर तो रहे हैं, लेकिन ये सोच नहीं रहे कि कितने कनेक्टेड सोल्स की ट्रैफिक वहां जाम हो सकती है, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि भाई किसने अपना रिग्रेशन किया, उसके वजह से मेरा कुछ तो अटक गया यहाँ पे। तो मुझे बताओ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हाँ, हमारी है कि नहीं? बिकॉज हमने ये अटेम्प्ट किया है। इज इट राइट? तो ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं भाई मैं तो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हूँ, मेरा तो इतना ही काम था, मैंने खत्म कर दिया। सो वो करना ही नहीं है ऐसा सब काम, बिकॉज हमें अगर ये सिस्टम में लाया गया है ऊपर वाले ने, तो सारे कनेक्टेड सोल्स को अपलिफ्ट करने के लिए लाया गया है। सिर्फ उसका रिग्रेशन तो एक जरिया है, एक माध्यम है। उसके अंदर जितनी भी इल फीलिंग है, एंटी फीलिंग है, चाहे रिलीजन की है या कास्ट की है या जेंडर की है या जिस भी चीज़ की है, उसको डिसॉल्व करना ये आपका फर्ज बनता है। और वो अगर हो पाए, आप उसको वननेस में लेके आओ, उसको शून्य में लेके आओ, तो ये आपका एंड डेस्टिनेशन होना चाहिए।
वो भले छोटे प्रॉब्लम लेके आए या बड़ा प्रॉब्लम लेके आए, वो सॉल्व करने के लिए बात कर रहा है, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना ही मकसद नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ द डे वो वननेस में होना चाहिए, उसको सबके लिए सब कंपैशन फीलिंग होनी चाहिए, या तो वो शून्य होना चाहिए कि उसके बाद उसको किसी चीज का कोई फर्क ही ना पड़े। ये दो इंटेंशन अगर आप रखोगे ना, मुझे लगता है आपका रिग्रेशन सक्सेसफुल होगा। आप क्लाइंट के जैसे है ना, वो मैनिफेस्टेशन वाला थेरेपिस्ट मत बनो कि है ना बस इसके बाद मेरे पास पैसा आना शुरू करे हो जाए, मुझे बड़ा जॉब मिल जाए, मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। वो एक बहुत छोटी सोच है, मतलब एक कंस्ट्रिक्टेड डिटर्मिनेशन है। वो ऐसा इंटेंशन से आप मत करो। आपका बहुत ब्रॉड विजन चाहिए। उसको कोई अच्छे गुरु मिलने चाहिए, उसकी सुपर जीन्स एक्टिवेशन होनी चाहिए, उसके सोल टैलेंट बाहर आने चाहिए, उसका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन बैलेंस्ड होना चाहिए, उसकी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर आनी चाहिए, उसकी दोनों नाड़ियाँ सूर्य चंद्र बैलेंस, मतलब ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। जब बंदा सरेंडर हो गया है तो सारे ऐसे एफर्मेशन निकलने चाहिए कि जिससे जब वो बाहर आए तो वो अपने आप को सही में एक डिवाइन सा फील करे। वो उसको पेन या पैनिक या वो साइकिक अटैक्स ऐसे सब नहीं होना चाहिए। मतलब आपने कहीं ना कहीं उसको बस अधूरा छोड़ के रखा है। इज इट क्लियर? तो वो सोच लो कि कितनी होलिस्टिकली आप उसका रिग्रेशन कर सकते हो, उसकी बॉडी लेवल पे, उसके माइंड लेवल पे, उसके इमोशन लेवल पे, कितना होलिस्टिकली उसको ठीक कर सकते हो। अब आपके पास डीएनए के सिंबल्स है, आपके पास थीटा के सिंबल्स है, इज इट राइट? आपके पास मैनिफेस्टेशन के सिंबल्स है। तो जितने सिंबल्स यूज करोगे, ईथर एलिमेंट को यूज करोगे, उसके अंदर बहुत स्पेस क्रिएट होगी, और जितनी अंदर स्पेस क्रिएट होगी ना, उतना और बाहर एक्सपांड होगा पीएलआर के बाद। इज इट क्लियर? और जितनी स्पेस अगर कम रहेगी ना, तो बाहर से भी कोई भी ट्रिगर कर सकता है उसके ऑरा को, क्योंकि चीजें सरफेस पे। जैसे कोविड में कैसे एक को लग गया तो दूसरे को चेप लग गया, तीसरे को लग गया, चौथे को लग गया, क्योंकि स्पेस नहीं थी तो एक दूसरे को वायरस अटैक हो गया। इज इट राइट? तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये मत सोचो कि बस मुझे वो टेक्निक सीखनी है, मुझे स्टेप सीखने हैं, बस मुझे कैसे भी थेरेपिस्ट बनना है, मुझे थोड़े अपने पैसे कमाने हैं, मुझे कुछ अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ चाहिए। ये सब छोटी सोच लेके नहीं, ये थेरेपिस्ट मत बनो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये ऊपर वाले का काम आपको मिल रहा है, तो ऊपर वाले के थ्रू ही करो और उनके इंटेंशन से ही करो। ह्यूमन साइकोलॉजी से ये पीएलआर थेरेपिस्ट मत बनो आप। मैंने इसलिए छोड़ दिया पीएलआर करना, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि चीज़ें क्लैश होती थी। मेरे गुरुओं के साथ मेरा कुछ क्लैश होता था, उनका ईगो हर्ट हो जाता था जिनसे मैंने सीखा। कहीं कहीं मुझे लगता था कि मैं जब पीएलआर करता था तो एक साथ 5-5, 6-6 लाइव लोग देख लेते थे, क्योंकि मैं इतना अपना ऑरा एक्सपांड कर देता था कि सामने वाला तो और अंदर और अंदर और अंदर जाता था, और बाहर आने के बाद वो बेचारा हैंडल ही नहीं कर पाता था। तो मैंने दोनों एक रीज़न को समझ लिया कि शायद एक वरदान भी है मेरे ऊपर, तभी मैं रिग्रेशन इजीली कर पा रहा था, और कहीं ना कहीं गुरु का एक मेरे ऊपर प्रेशर भी है कि मुझे उनके ईगो को हर्ट नहीं करना है। क्योंकि एक चीज मैं समझ गया कि अगर आप हारने के लिए तैयार नहीं हो ना, तो आपका सोल कभी अपलिफ्ट नहीं होता। और जीतने के लिए अगर कोई पीएलआर करता है तो कभी वो थेरेपिस्ट नहीं बन सकता। इज इट राइट? सो मुझे लगता है काफ़ी आइडियाज़ आपकी आज क्लियर हो गई है, और बाकी तो आप जैसे से एक्सपीरियंस करते जाओगे वो होते जाएगा। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि ये 5 दिन में सब कुछ आपको समझ में आ जाए, सब कुछ आपको सिखाया जाए। इतनी मतलब रश मत करो। कितने लोग हैं 2-2 4-4 बार आते, 10-10 बार। हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो खुद भी सिखाते सिखाते कितनी नई नई चीज़ें सीखते हैं, और हर बार कहते हैं कि सर इस बार तो कुछ नया सीखने को मिला। बिकॉज इट्स वास्ट, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो उसको इतने हल्के में मत लो कि हाँ ये 2-4-5 दिन में सब कुछ हो जाएगा करके। जस्ट आपने स्टेप लिया है, इसका मतलब अब और बहुत स्टेप्स लेने हैं आपको, और एक एक स्टेप संभल संभल के, एक एक रिग्रेशन संभल संभल के करना है। यहाँ भले हम आपको बहुत बल्क में दे देंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो गलतियाँ ना करना। अपने घर पे रिग्रेशन मत करो, अपने घर को ऑपरेशन थिएटर मत बनाओ, क्योंकि जो भी नेगेटिव पार्टिकल्स या कार्मिक या स्पिरिट्स निकलेगी, हु इज गोइंग टू हैंडल दैट? हम खुद भी सेंटरों पे काम करते हैं, ज़्यादा करके ऐसे रिट्रीट्स में करते हैं, वृंदावन, ऋषिकेश या शिरडी में, जहाँ पे सब एनर्जीज बहुत डिवाइन है। इज इट राइट? मतलब इतना खिलवाड़ मत करो, उसको इतना चीप मत कर दो। लोग तो तैयार रहेंगे, देखो लाइन लगती है करने के लिए, बट एट द एंड यू शुड डिसाइड इट। किसी की लाइफ को मेस करके आप नया कर्म नहीं बांध सकते, है ना?
हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें उसको हेल्प करना है, उसको कहीं मेस में नहीं डालना है, राइट? जितना कार्मिक दूसरे का क्रिएट करोगे उतने नेटवर्क में आप भी एनरोल हो जाओगे। तो ये मत सोचना कि भाई हाँ मेरा तो फ़ायदा ही हो रहा है, मैंने तो इतने कर दिए हैं। हमने तिकम्बड़ में देखा है, कितने जगहों पे जहाँ पे भी हमने ये किया है, लोग बहुत बड़े थेरेपिस्ट बन गए हैं और सारे अपनी तांत्रिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो हमने वहाँ जाना ही बंद कर दिया, हमने डिसाइड कर दिया कि आगे से हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। बिकॉज कैसा है ना कि वो लोग विजडम नहीं लेना चाहते, वो लोग सिर्फ हमारा नॉलेज लेके प्रोफेशनल बनना चाहते। तो हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, टेल मी? इसलिए आप देखो कि आपका ये क्लास में इतने लोग हैं, इससे 3 to 4 टाइम्स लोग जो यहाँ आए थेरेपिस्ट बनने के लिए, उनको हमने एडवांस में या हमने बेसिक क्लास में डाल दिया, सॉर्ट आउट कर दिया। अनवांटेड हमें वो लोग नहीं चाहिए कि जो लोग बस इस ग्लैमरसली इस थेरेपिस्ट वर्कशॉप में आए, है ना, रिट्रीट में आए। तो ये बहुत डिवाइन प्रोफेशन है या ये डिवाइन थेरेपीज़ है, तो उसको उस लेवल पे मेंटेन करना, राइट? एंड डोंट बी इन रश, ज़्यादा लेफ्ट ब्रेन को यूज़ मत करना, ज़्यादा क्वेश्चंस मत करना, बिकॉज ये चीज़ प्रैक्टिकली होनी चाहिए, थियोरिटिकली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या होता है ना, आपकी अभी जो कॉन्शियसनेस की लेवल है, जो विजडम की लेवल है, उस विजडम में कभी कभी चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे और हम समझा भी नहीं पाएंगे आपको। लेकिन जब आपके अपने ऊपर ये एक्सपीरियंसेस होंगे रिग्रेशन के, तब शायद आपकी एलिवेट होगी विजडम, कॉन्शियसनेस, तब वो चीज़ आप समझ पाओगे, अच्छा ये ऐसा था, है ना? जैसे कोई 1.5 साल का बच्चा कहेगा कि मुझे खिचड़ी खिला रहे हो, खुद पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो उस बच्चे को आप क्या समझाओगे कि तेरे दांत नहीं है इसलिए तो ये खिचड़ी खिला रहे? इज इट राइट? वो तो बोलेगा बगैर दांत का भी खा लूंगा, दे दो मुझे पिज़्ज़ा। लेकिन आपको पता है कि वो नहीं खा पाएगा, इसलिए आप उसको पेस्ट वाली खिचड़ी खिला रहे हो। इज इट राइट? तो यही चीज़ होती है कि जो चीज़ें आप समझ गए उतना ही आप समझा पाओगे, जो चीज़ आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन लोगों का कर पाओगे, है ना? जितनी आपकी कॉन्शियसनेस बड़ी है उतनी ही बढ़ा पाओगे। आप किसी को एनलाइटन नहीं कर सकते हो, आप किसी को मोक्ष निर्वाण ऐसे नहीं दे सकते हो, आपको भी उनके साथ वॉक करना पड़ेगा। इज इट राइट? तो भले आप थेरेपिस्ट बन रहे हो, लेकिन ये सिर्फ थेरेपिस्ट और क्लाइंट का नहीं लेवल रह जाता है, ये दोनों के लिए इट्स टू एंड फ्रो। सर्जरी उसकी कर रहे हो, शिफ्ट आपका भी हो रहा है, तो आपका ऑरा भी खुलना चाहिए, एक्सेप्टेंस में होना चाहिए कि उसके जो निकल रहे मेरा भी साथ साथ में क्लियरेंस हो रहा है। इज इट राइट? तो मुझे लगता है रियली फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज अगर उस इंटेंशन से आप करोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बस मुझे उसको खुश करना है, मुझे उसको उसने इतना अमाउंट दिया है तो उसको सेटिस्फाई करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ रिग्रेशन मत करो और सारे पॉइंट्स उसको क्लियर कर देना पहले से। जितना समझो उसने 1 घंटा आपका केस टेकिंग में लिया है, एटलीस्ट आपका 20-25 मिनट उसका एक्सप्लेनेशन में चाहिए कि भाई क्या मोटो है, क्या इंटेंशन रखना चाहिए और क्या हो सकता है उसके बाद। तो मुझे लगता है वो सामने वाले को भी एक खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथी के जैसे, मेडिकल साइंस के जैसे कंसर्न पेपर दे दिया, साइन करो और क्या लिखा है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। द पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड, है ना? जैसे इंश्योरेंस भी लेने जाते, कितने छोटे अक्षरों में लिखा जाता है और साइन कर लेते, और जब हम क्लेम करने जाते तब वो बड़े अक्षर में बताते, इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट राइट? मतलब वो हमें हाइड एंड सीक वाला प्ले नहीं करना है थेरेपिस्ट में। वी हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी हॉनेस्ट अबाउट द प्रोफेशन, राइट? बिकॉज एट द एंड आप दोनों को लाइफ बिटवीन लाइफ गॉड को फेस करना है, आपको भी थेरेपिस्ट मतलब क्लाइंट को भी। तो आपका इनर कॉन्शियसनेस ये करने नहीं देना चाहिए, है ना? आपके अंदर का भगवान भी जागरूक रहना चाहिए जब आप ये थेरेपी कर रहे हो, थेरेपिस्ट बन रहे हो तो। और वो ही मर गया तो फिर आप प्रोफेशनल बन जाओगे, राइट? कभी कोई बंदा नहीं देख रहा है और कभी अगर आपको 1-2 सेशंस ज़्यादा लेने पड़े विदाउट टेकिंग द एक्स्ट्रा अमाउंट, डू इट। मैं तो कहता हूँ इसमें गलत क्या है? हो सकता है शायद उस टाइम पे आपका ऑरा इतना पॉजिटिव नहीं हुआ होगा तो आप नहीं ले पाए, या उसका अंदर से तैयारी नहीं रहेगा। इज इट राइट? तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कभी कभी चीज़ों को एक्स्ट्रा एड ऑन फैक्टर्स देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा सेशंस देने पड़ते हैं। पीएलआर के पहले उसकी साइकिक सर्जरी कर लो, पीएलआर के पहले थोड़ी उसकी भी हीलिंग कर लो, ऐसा नहीं सिर्फ उसी को हीलिंग करवाना है। तो उसकी कुछ चीज़ों को आप क्लियर कर दोगे ना, तो वो शायद रिसीविंग मोड पे अच्छे से आएगा। तो आपकी
की चीजें वो अच्छे से ले पाएगा, बिकॉज पहले से आप दोनों में एक रेजोनेंस हो गया है, ट्यूनिंग हो गई है ना, दोनों में एक हार्मोनी हो गई है ना। पेशेंट कब अच्छे से रिलैक्सली लेटता है, जब वो सर्जन पे पूरा फेथ रखता है, तो सरेंडर होता है, तो नहीं तो उसकी एक्साइटमेंट, उसकी पाल्पिटेशन, उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने वाले के नहीं। थिंक अबाउट इट, इज इट राइट? तो जब भी आप कोई क्लाइंट को एक डेट देते हो कि 10 दिन बाद तुम्हारा हम रिग्रेशन करने वाले, तो 9 डेज तक तो कंप्लीट हीलिंग उसको रोज जानी चाहिए। 10th डे उसकी रिग्रेशन करो आप, इज इट राइट? उसके साथ कम्युनिकेशन होने, एकदम जंप मत करो कि वो आया और सीधा आपने लेटाया, बिकॉज अभी तक तो आपने उसको हीलिंग नहीं किया, समझ भी नहीं पाए। वो जो बोल रहा है उसी के स्टोरी के आधार पे आप कभी रिग्रेशन नहीं कर सकते हो। उसने तो स्टोरीज भी काफी बनाई है, और हम लोग सब माहिर है स्टोरीज बनाने में, और फिर हम अपनी स्टोरी में उलझ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा एक षड्यंत्र रचा गया और उसमें मेरे साथ ऐसा सब हुआ है, और आप सोचो कि अच्छा इस बेचारे के साथ ऐसा हुआ है, चलो मुझे रिग्रेशन में इसको बाहर निकालना है। बट हु नोज दैट हु क्रिएटेड दिस स्टोरी इन द माइंड, इज इट राइट? तो साइकिक सर्जरी कर करके ना ये इंटेंशन रखो कि जो उसने क्रिएट किया है वो डिसॉल्व हो गया, जो एक्चुअल कॉज है ना वो रह गया, और मुझे वही कॉज पे रिग्रेशन करना है और उसको बाहर निकालना है, इज इट राइट? तो सर्जन क्या करता है, तो पेशेंट को एमडी के पास भेजता है कि भाई इसका शुगर बढ़ा हुआ है, इसका कंट्रोल करेगा, फिर मैं उसको हाथ लगाऊंगा, इसका हेमोग्लोबिन कम है, इसकी इम्यूनिटी कम है, तो एमडी मेडिसिन वाला उसको ठीक कर देगा, फिटनेस देगा, फिर मैं उसकी सर्जरी करूंगा। तो आपको भी है ना खुद ही एमडी का काम करना है, खुद ही आपको एमएस का काम करना है, तब जाके आप उसको सही में जस्टिफाई कर पाओगे। इज इट क्लियर? सो एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड? यस, देखो थेरेपिस्ट एक टाइटल है, एक्चुअली इवन क्लाइंट इज योर थेरेपिस्ट, क्योंकि वो भी तो आप पे पैरेलली काम कर रहा है, इज इट राइट? ये तो कुछ नाम देना पड़ता है ना। अभी मुझे किसी ने उदय नाम दिया, अगर मेरा नाम संजय भी होता तो क्या फर्क पड़ता? तो ये टाइटल जो है ना, ये तो सिर्फ एक सोसाइटी का एक स्टिग्मा है, बाकी स्टेटस है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। इट्स टू एंड फ्रो, है ना। तो जो भी क्लाइंट आ रहा है आपको अपलिफ्ट करने के लिए आया है, भले अपने प्रॉब्लम लेके आए, लेकिन जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो देखा जाए तो भगवान ने उसको थेरेपिस्ट बना के आपके पास भेजा है। आपको लगता है मेरा क्लाइंट है, तो आप इतना ही रिस्पेक्ट करोगे उसको, है ना। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक छोटा सा डाउट था, हाँ जैसे आपने कुंडलिनी के बारे में बोला कि हाँ जब बहुत राइज होती है तो हम तांत्रिक हाँ, एक्टिविटीज में आते राइट हैं। राइट। तो आपने टॉक में भी एक बार बोला था हम्म कि हमारी कुंडलिनी कभी भी मणिपुर चक्र के ऊपर नहीं जानी चाहिए। हम्म तो उसके पीछे का कंसेप्ट यही है कि मतलब कॉन्शियसनेस में रहने से तो ठीक रहेगी ना, तो हमें मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं जानी चाहिए? नहीं, क्या होता है ना, मणिपुर तक फायर ठीक है, मणिपुर के ऊपर फायर आनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ आपका ब्रेथ है ना, एयर एलिमेंट है। अगर वो ऊपर आ जाएगी तो सोचो फिर वो रावण के जैसे हो जाएगी, एक झटके में मैनिफेस्टेशन करोगे। जैसे वो उन्होंने प्लानिट को कंट्रोल किया, अपने आप को साधु के फॉर्म में लेके आए सीता माँ के सामने, तो ऐसा मैनिपुलेटर क्यों चाहिए हमें, है ना। हमें वो वही तक ठीक है। इससे बोलते हैं ना ईगो सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। तो ईगो आता कहाँ से? फायर एलिमेंट ही तो है कि सक्सेस यहाँ है तो यही सक्सेस होनी चाहिए, सक्सेस सर पे नहीं चढ़नी चाहिए। तो यही है कि हमारी कुंडलिनी ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसलिए गुरु का काम क्या है, वो कुंडलिनी को शांत करता है, डोरमेंट करता है, बिकॉज वो अगर ज्यादा टाइम तक ऊपर रह गए तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, है ना। दैट्स द मेन थिंग। और ये तो बाय डिफॉल्ट होता है, बिकॉज क्या है कि मैंने देखा है जो लोग बगैर सिंबल का पीएलआर करते हैं उनकी खुद की भी कुंडलिनी राइज होती है, जो भी बगैर सिंबल्स के करते हैं। मैंने बाकी काफ़ी ऐसे हिप्नोथेरेपिस्ट देखे हैं या बाकी काफ़ी पीएलआर थेरेपिस्ट देखे कि वो लोग एफर्मेशन बेस्ड पीएलआर करते हैं, इज इट राइट। तो करते करते ऐसी एनर्जी बढ़ती है, ऐसी कुंडलिनी बढ़ती है, और वो ऐसा तांत्रिक फॉर्म आ जाता है, और फिर वो उस टाइम पे तो वो डिसॉल्व हो भी जाता है इशू, क्योंकि पावर बहुत आ गया। लेकिन एक्चुअली वो डिसॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ वो मैन्युपुलेट हुआ, वो डाइवर्ट हो गया। जैसे कोई आदमी पेन किलर खाता है तो वो डिसॉल्व थोड़ी हुआ पेन, वो पेन दब गया ना, है ना, सप्रेस्ड हो गया। तो यही मैं कह रहा हूं कि जब आपने ऊपर की प्राणा शक्ति से या ऊपर के ईथर एलिमेंट से उस चीज को हैंडल किया तो सही में वो रियल काम किया। एनर्जी से काम मत कराओ,
कॉन्शियसनेस से उसके ऊपर काम करो, विजडम से काम करो, है ना। सर कॉन्शियसनेस बढ़ता है, उसके साथ साथ बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत होता है क्योंकि हमारे सारे कर्म भी उसी के थ्रू बर्न होते हैं एंड तभी हम अपने कार्मिक लेयर से उसके पैटर्न से बाहर आ पाते हैं। देखो ना कैसा है कि अगर आप थर्मामीटर देखोगे ना, थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी होता है ना, तो टेम्परेचर ज्यादा होने पे ही तो मर्क्यूरी ऊपर आता है ना, अदरवाइज थोड़ी मर्क्यूरी ऊपर आएगा, इज इट राइट। तो हमारा फायर अगर ज्यादा हो गया, ईगो ज्यादा हो गया, तभी तो वो ऊपर तक आएगी कुंडलिनी, अदरवाइज तो स्पेस ही मेंटेन रहेगी। जैसे मर्क्यूरी के ऊपर भी तो स्पेस ही है थर्मामीटर में, इज इट राइट। तो स्पेस जितना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ये तो नॉर्मल है, ये इंसान ठीक है, इसका तापमान ठीक है, टेम्परेचर ठीक है। तो वैसा एक इंसान का भी होता है कि जितनी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर आई तो इंसान ठीक है। अदरवाइज क्या है ना, वो थॉट से खेलते जाएगा, खुद के भी खेलते जाएगा, लोगों के थॉट से भी खेलते जाएगा। आप देखो ना, ये जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, ये लोग थॉट से ही तो खेल रहे हैं, इज इज राइट। ये जितने एक्टर एक्ट्रेसेस है जो पिक्चरों में डायलॉग्स बोलते हैं या रोमांटिक गाने गाते हैं, तो हम भी तो इन्फ्लुएंस हो जाते कि नहीं इससे। असल की जिंदगी में तो वो लोग ऐसे नहीं है ना, उनका भी तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, उनके भी मेस है अपनी लाइफ, लेकिन वो संत अपने आप को बताते हैं या एनलाइटन पर्सन खुद को बताते हैं, इज इट राइट। तो ये समझने वाली बात है कि हमारी एक लेवल के बाद कुंडलिनी ऊपर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो क्या होता है, हाँ आपने अगर विजडम को ये कमांड दे दिया, कॉन्शियसनेस को ये कमांड दे दिया कि मेरी कुंडलिनी जब जब ऊपर आती है तो वो कार्मिक को डिसॉल्व करती है, तो ये परफेक्ट एंकरिंग हो गया, ये कंडीशनिंग अच्छी हो गई, समझ में कि नहीं। तो अगर कुंडलिनी ऊपर भी आएगी तो वो अपने आप पे काम पे लग जाएगी, वो हीलिंग में लग जाएगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन में लग जाएगी, तो फिर आपको तकलीफ नहीं देगी। लेकिन अगर ये ऊपर आई और आपको लगेगा हाँ ये जब जब ऊपर आती है बस मेरी इच्छा पूरी, मेरी डिजायर पूरी हो, मेरे गोल्स पूरे हो जाए, तो डेफिनेटली फिर तो वो बार बार ऊपर आएगी, क्योंकि हर बार एक नया डिजायर आ गया तो कुंडलिनी ऊपर आ गई। तो मतलब क्या है, थिंक अबाउट इट ना, राइट। इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। ये बड़े बड़े जो कंपनीज है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है, ये लोग के जो मेन फाउंडर होते हैं उनकी कुंडलिनी ऊपर ही होती है, तब जाके इतना काम कर पाते हैं इजीली। लेकिन अगर उनके अंदर विजडम पार्ट होता है या कॉन्शियसनेस का पार्ट होता है, तो सारे वर्करों को, एम्प्लॉय को वो हेल्प करते हैं, टाइम टाइम पे वो उनको प्रमोट करते हैं, उनको कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, कोई बैक बिचिंग नहीं होती है, कोई इशू नहीं होता है ना। जैसे आपने टाटा में देखा होगा कि कैसे थे वो उनका, राइट। तो इस तरह से हमारा भी है कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना या उसको एक्सपांड नहीं करना है, लेकिन बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करना है, ताकि सब लोग अपलिफ्ट हो, सबका इंक्रीमेंट हो, सबकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ कंपनी ग्रो कर रही है, आप ही अब पैसे बढ़ा रहे हो, कमा रहे हो, और बाकी तो वो बेचारे वहीं के वहीं रह रहे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए,